तो कैसे हैं सभी, है ना। लोहड़ी भी चली गई, मकर संक्रांति चली गई, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश भी हो गया, राशियों में परिवर्तन भी हो गया, नया साल भी आ गया। नए साल के 15, 16, 17 दिन भी शायद चले गए, है ना। और हमने अपनी पढ़ाई की ओर कदम बढ़ाया कि नहीं, हमें पता नहीं। अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं, हमें पता नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, मेरे प्रियजनों, अपने लक्ष्य को सुदृढ़ कर लीजिए। ना जाने कितनी और परीक्षाएं अभी हमें जीवन में भी देनी है और सरकारी नौकरी के लिए भी देनी है। गवर्नमेंट एग्जाम तो गवर्नमेंट एग्जाम ही है। पढ़ना लिखना जरूरी है। जल्द ही हमारा चैनल आपके लिए कुछ नई क्लासेस भी शुरू कर देगा। वो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ना, कब क्या कैसे, तो जानेंगे हम उसको आगे की ओर। और हमारा अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था संधि के बारे में। उससे पहले मैं रेणु चंद आप सभी का स्वागत करती हूँ नॉकआउट एजुकेशन मंच पर, है ना, जो एक ऐसा मंच है जो आपको आपके भविष्य की ओर आपको लेके जा रहा है। प्रयास हमारा जारी है। बस थोड़े लाइक शेयर कमेंट आप बढ़ा दीजिए, प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए, अपने विचार जरूर दीजिए, बहुत आवश्यक है हमारे लिए भी आपके लिए भी, है ना। तो मैं पढ़ा रही थी आपको संधि। मैंने बताया था कि संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़ या दो शब्दों का, दो वर्णों का मिलना, है ना। संधि में मैंने ये भी बताया था पहले का अंतिम और द्वितीय का प्रथम मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है। अब देखो संधि को जानने की ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं खुद भी कहती हूँ कि ट्रिक्स पे कभी नहीं जाना चाहिए। ट्रिक्स हमें सीखने चाहिए, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम को या पेपर को जो हमें दिया गया उसको थोड़ा समय से पूर्ण कर पाएँ इसलिए। बाकी किसी भी चीज़ को सीखने के कभी कोई ट्रिक्स नहीं होते। हाँ, याद करने के लिए हम उनके शॉर्ट टर्म जरूर बना सकते हैं, पर किसी भी भाषा का कोई ट्रिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ट्रिक का नाम दे देते हैं, लेकिन वो लॉजिकली भाषा के अंदर ही प्रयोग होती है। तो आज कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे संधि का पहला भाग, स्वर संधि। देखिए मैंने यहाँ लिखा है संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि के भेद कितने हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, है ना। अब इन 5 में से मैं पहला आपको बता रही हूं, कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या हुआ? लंबा, लॉन्ग। दीर्घ का मतलब क्या हुआ? लंबा, लॉन्ग, है ना। दीर्घ स्वर के बारे में भी तो आपको पता ही है, 4 कौन से हैं, है ना। तो उदाहरण भी लिखा है मैंने। दीर्घ क्या कहता है? जहां दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन आता है, स्वर संधि कहलाता है। दो स्वर यानी स्वर का स्वर से मिलना, विकार उत्पन्न होना, क्या कहलाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद मैंने कितने बताए? 5। दीर्घ, यण, यादि, वृद्धि, गुण। आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? दीर्घ। दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए हुए हैं, पिछली वीडियो में जाकर देखें। हर बात को रिपीट करने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। अगर आपको आवश्यक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उत्तर अवश्य डालूंगी। उपसर्ग प्रत्यय के नोट्स रेडी हैं, वो मैं आपको डाल दूंगी, और मानक वर्तनी के नोट्स भी रेडी हैं, वो भी मैं आपको डाल दूंगी। अब देखिए, पढ़िए, समझिए और जानिए, क्योंकि कंप्यूटर में टाइप करने में टाइम तो लगता ही है ना। शीट बनेगी तभी तो वो आपके पास पहुंच पाएंगे। तो अब देखिए मैं कहाँ थी? दीर्घ संधि पर थी। दीर्घ संधि क्या कहती है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ, जैसे अ, आ, ई, उ से परे एक जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे कि अ, आ, ई एक जैसे ही है ना, अ, ई, उ, है ना, आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ संधि बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ई, उ हो जाता है। अब कैसे? अब परिभाषा तो मैंने बता दी, अब परिभाषा ने हमें कंफ्यूज कर दिया। कितना मुश्किल होगा, कैसे ए आ, कैसे ई उ होगा? कुछ भी नहीं, छोटा सा लॉजिक है। बस ये समझ लीजिए, अ जमा अ क्या होगा, अ जमा आ क्या होगा, अ जमा ई क्या बनेगा। इतना ध्यान रख लिया, संधि आराम से हो जाएगी।
वर्ण विच्छेद की तरह ही है, वर्णों के मेल की तरह ही है। वर्ण विच्छेद की तरह संधि विच्छेद है, वर्णों के मेल की तरह संधि का मेल है। बहुत आसान है, तभी तो कहती हूं इतने से सीखोगे तो इतने 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 और इतने पे बढ़ पाओगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं संधि। फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देती हूं, याद करवा देती हूं ताकि आप मेमोराइज कर पाए। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर जहां दो स्वरों का या उससे अधिक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न आता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। दृघ, गुण, यण, वृद्धि, अय आदि। दृघ जिसमें ह्रस्व दीर्घ स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? दृघ संधि कहते हैं। अब दृघ संधि में कौन से स्वरों के मिलन से क्या विकार उत्पन्न होता है वो मैं आपको यहाँ अभी बताती हूँ। दृघ का अर्थ क्या होता है? लॉन्ग। और मैंने ये भी बताया था एक मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, है ना। गुरु मात्रा कौन है? दृघ या ह्रस्व। लघु मात्रा कौन है? दृघ या ह्रस्व। उत्तर दीजिए। हाँ हाँ, बोर्ड पर मैंने 2 प्रश्न लिख के रखे हैं, लेकिन इनके उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगी। तब तक आप समझिए दृघ संधि। अब मैं बात करूंगी दृघ संधि के अंदर ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है ना उसके बारे में, है ना। अब दृघ संधि हमें पता है स्वर के मिलने से, ह्रस्व और दीर्घ के स्वर का स्वर से मेल है, स्वर का स्वर से मेल है सरलतम रूप में। अब कौन से स्वर का कौन से मेल? देखिए इसमें अ जमा अ जमा आ जमा अ जमा आ जमा आ। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तो मैंने आपको पहले वीडियो में वर्णमाला वाले में बताए हुए हैं, बार बार तो मुझे लगता नहीं दोहराने की आवश्यकता है। फिर देखिए आ जमा अ, समझ में आया? फिर से सुन लीजिए अ जमा आ जमा अ जमा आ जमा ई जमा ई जमा ई, है ना। फिर ई जमा ई, ठीक है। फिर ई बड़ी जमा। अभी इनके परिवर्तित रूप भी लिखेंगे कि इन ह्रस्व दीर्घ स्वरों के आपस में टकराने से, स्वरों के आपस में टकराने से कौन सी है। लेकिन दीर्घ संधि की पहचान के लिए ये जो कुछ नियम यानी कि कुछ परिवर्तन जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जो स्वरों के मिलने से होते हैं 1 या 2 बार, तो उसको हम कहेंगे। अब मैंने लिख देती हूं ई जमा ई, उ जमा उ जमा उ जमा उ। अब इनका परिवर्तित रूप लिखते हैं। लिखें, उदाहरण के साथ ही लिख लेते हैं, है ना। अ जमा अ क्या बन जाएगा? आ। अ जमा क्या बन जाएगा? आ। इसका एक उदाहरण चर जमा अचर। अ जमा क्या बन जाएगा? आ। इसका एक उदाहरण चर जमा अचर। अब पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का पहला, ये क्या बन गया? अ जमा आया ना, क्या हो गया? आ। तो ये क्या बना? चराचर। विच्छेद के साथ बताया है। र का वर्ण विच्छेद करने पर स्वर बाहर आया, अ जमा क्या हो गया? आ। विच्छेद क्या बना? रा। अ जमा क्या? आ, तो रा, चराचर। मैं आशा करती हूं आपको ये पहला उदाहरण जो है समझ में अच्छे से आया होगा। ये कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। कैसे? आ, एक मात्रा से ज्यादा समय लगा ना। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लूत में 3 मात्रा का समय लगता है। ये दीर्घ संधि है क्योंकि आ इ ई, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया? आ।
चर जमा अचर, चराचर। अब अ जमा आ भी क्या बना? आ। अ जमा आ भी क्या बना? आ। मैंने पहले जब संधि के कुछ उदाहरण आपको बताए थे, उसमें मैंने आपको पूरा विच्छेद करके बताया था। इसका भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हिम, मैं बहुत आसान से और बहुत आम से उदाहरण ले रही हूँ, ज्यादा अलग करके नहीं बता रही। वो एक अभ्यास वीडियो करेंगे हम, तब सीख लेंगे। इसमें क्या है, आसानी से बताऊंगी तो एक बार यहाँ के फ्रेम में आपके फिट हो जाएगा। हिम जमा आले कैसे? मैंने कहा था ना, जब पहले शब्द का अंतिम, ये अंतिम है, अंतिम अर्थात लास्ट, और दूसरे शब्द का पहला अर्थात फर्स्ट। अब मैंने वर्ण वाली वीडियो में बताया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं पड़ती। और यहाँ आ क्या है, अपने मूल रूप में है। मूल रूप में अर्थात जैसा हम स्वर में लिखते हैं एज इट इज वैसा है, ठीक है। और यहाँ आ किस रूप में है? मात्रा रूप में है। कैसे? क्योंकि ये आ की मात्रा है जिसे हम खड़ी पाई बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब मैं का अगर वर्ण विच्छेद करें तो ये एक व्यंजन है जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता, है ना। तो जब मैं का वर्ण विच्छेद किया हमने तो म जमा अ आया। अगर मैं ए को हटा दूं तो म क्या है? आधा है। अब मैं को मैंने पूरा किसकी सहायता से दिखाया है? हलंत की सहायता से। और यहां हमने दिखा दिया अ। अब देखिए, हिम में से अ आगे आया और आल्या में से आ आगे आया। अ और आ क्या बन गया? आ। तो म के साथ जब हमने आ जोड़ा तो क्या बन गया? म। आपका प्रश्न यहां आएगा कि मैडम हलंत होते हुए मां कैसे बना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब भूल गए, जब व्यंजन और स्वर का मेल होता है, अर्थात व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो यहाँ मेल हो रहा है तो म क्या हो जाएगा? अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि स्वर की ध्वनि क्या है? उसको मिल गई है पूर्ण होने के लिए। तो अब ये हिम जमा आल्य क्या बन गया? हिमालय, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा है ना, साथ साथ समझाती रहती हूँ और इरेज भी करती रहती हूँ। अब आ जमा आ क्या बना? आ जमा आ भी क्या बना? आ बना। आ जमा आ भी क्या बना? आ बना। इसका भी इसका भी सबसे आसान उदाहरण लेती हूं। कौन सा? महा जमा आशय क्या बन गया? महाशय। कैसे बना? बताने की आवश्यकता है? बता देती हूं। फिर भी आप 1 मिनट सोच के चाहो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हो। कैसे? मैं 1 मिनट क्या कर लेती हूं, इंतजार कर लेती हूं। 1 2 3 4 5 6। आशा करती हूं आप सभी ने उत्तर लिखा होगा। बहुत आसान था। क्या था? हा जमा आ। हा का आ है जमा आ जमा आ क्या बन गया? आ। और है जमा आ क्या बन गया? हा। तो ये क्या आ गया? महाशय। है ना? आसान है ना? बहुत आसान है। 7वीं 8वीं के बच्चे तो यूं चुटकियों में कर लेते हैं, इतना आसान उनको लगता है। सरलतम भाषा का प्रयोग, सरलतम चीज नजरिए से देखने का प्रयोग। चीजों को जितना कंजस्टेड देखेंगे, जितना उलझा रूप में दिखेंगे, वो आपको और उलझाएंगी। गणित के बारे में भी यही है। हाँ, वैसे मुझे गणित थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि कभी कभी मैं उलझ जाती हूँ और उलझने के चक्कर में बहुत सारी चीजें और हमें उलझा देती हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम प्रयास करें तो उन उलझी हुई चीजों को थोड़ा सा खेल खेल में ले लें तो बहुत आसान बन जाएगी। इसी तरह हमारी हिंदी भी है। अब देखिए, खेल खेल में हमें कितना अच्छा से पता लग गया। पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का प्रथम, पहले का लास्ट, दूसरे का फर्स्ट वर्ण उठाओ, संधि विच्छेद कर वर्ण विच्छेद करो तो संधि अपने आप आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था वर्ण के वीडियो को मिस मत करना, वर्ण के वीडियो को अच्छे से देखना। जितना अच्छे से देखोगे उतना ही समझ पाओगे, उतना ही कर पाओगे। चलिए आ जाइए। अब आ जमा अ भी क्या हुआ? आ। आ जमा अ भी क्या हुआ? आ। अब इसका हम देखते हैं। उदाहरण लिख रही हूं,
ध्यान से देखना कि मैं क्या लिख रही हूं, ठीक है। शिक्षा जमा अर्थी, यहां था अ जमा अ जमा आ जमा आ, अब यहां क्या है आ जमा अ। जमा मैं इसको बोलती हूँ, जिसे आप प्लस का साइन बोलते हैं, जोड़ का निशान बोलते हैं, इसको मैं जमा बोलती हूँ। जमा मतलब जोड़ना, ठीक है, जमा करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, ठीक है ना। अब इसमें देखिए छा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, यही सारी संधि के अंदर यही रूल लागू होगा। जहां भी बदलेगा मैं बता दूंगी, ठीक है। अब इसको तो विच्छेद करने की जरूरत नहीं है ना, तो अ जमा आ क्या बन गया छा। उत्तर क्या आएगा शिक्षार्थी। क्या उत्तर आएगा बच्चों शिक्षार्थी। कर लेंगे, कर लेंगे। ई धर्म का प्रयोग खुद करके देखेंगे कि मैं ही सिखाऊं। चलिए काम करती हूँ, सिखा मैं देती हूँ, जब अभ्यास करेंगे तो उत्तर आप दे देना, सही है ना। करें, चलिए। ई क्या बन गई ई, मार्कर चलना बंद हो गया। और ई भी क्या बन गई ई भी क्या बन गई ई भी क्या बन गई ई, ठीक है। अब ये सारी ई किस प्रकार प्रयोग होगी वो अभी हम देखते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये सब ई बड़ी ई में तब्दील हो गई, बड़ी ई में तब्दील तो हो गई। अब इनके एक एक उदाहरण भी कर लेते हैं, उदाहरण भी तो आवश्यक है ना। सबसे पहले इसका कवि जमा इंद्र क्या बन गया कविंद्र, कवि जमा इंद्र बड़ी बन गया कविंद्र, इंद्र कविंद्र। समझ में आया, अलग करके बताऊं। चलिए अगला वाला बताती हूँ। अगले का उदाहरण मैं लेती हूं, गिरी जमा इश। उदाहरण जितना आसान तरीके से करके बता सकते हो, फिर मुश्किल एग्जाम्पल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैसे, इसमें क्या है छोटी ई और इसमें बड़ी ई अपने मूल रूप में, अर्थात स्वर मात्रा रूप में नहीं है, स्वर अपने मूल रूप में है। अब इस ई और इस ई के मिलन से क्या बनती है ई, तो ग री श, है ना। सही लिखा मैंने, क्यों, जब ई और ई का मिलन से ये बनता है तो यही होगा ना गी री श, ठीक है। इसी प्रकार जो बड़ी ई का फिर से बड़ी खुद से ही खुद से मिलन होता है तो वो खुद ही रह जाती है ना। हमसे बेजोड़ कौन, कोई नहीं। तो अब हम इसका एक और कर लेते हैं, ये आप मुझे सॉल्व करके बताना पूर्ण रूप में, जैसे मैंने ऊपर के सारे उदाहरण आपको समझाए हैं ना, वो इसका उत्तर दीजिए मुझे आप। कोशिश कीजिए, उत्तर दे पाएंगे, बहुत आसान है। प्रश्न में ही तो उत्तर होना चाहिए। आकलन मैं हमेशा कहती हूँ, परीक्षा एक छोटा सा टेस्ट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, तो प्रयास क्यों छोड़ते हो, कोशिश करते रहो, अभ्यास मत छोड़ो। अभ्यास इंसान को संपूर्णता की ओर लेके जाता है। अगला देखिए, सचिंद्र, सचिंद्र, इसको संधि विच्छेद करना है, आप करके बताइए। मैं तो बोल ही दूंगी, आप करके बताइए। इसी प्रकार उ उ उ उ उ उ उ उ उ बन जाएगा, है ना। अब उ का एक उदाहरण दे देती हूं, भानु उदय। मैंने उसको पूर्ण रूप में लिखा है, इसका विच्छेद करके आपको बता देती हूं, भानु जमा उदय। जिसको ये याद रहेगा ना, जहां छोटा ऊ और ऊ दिख रहा है तो वहां बड़ा बन जाएगा, और जहां बड़ा ऊ छोटा ऊ दिख रहा है तो वहां बड़ा ऊ बन जाएगा। जहां पहले बड़ा ऊ छोटा ऊ दिख रहा है वहां भी क्या हो जाएगा, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में ये चारों मिलके क्या बनेंगे आ, और ये चारों मिलके क्या बनेंगे ई, और ये चारों मिलके क्या बनेंगे ऊ। अर्थात आना आई है, ई है, ऊ है। हस्व का दीर्घ से मेल होने पर संधि में वो स्वर दीर्घ रूप में ही आता है। ये है इसका टोटल लॉजिक। हस्व स्वर का मेल
जब दीर्घ स्वर से होता है तो वो दीर्घ रूप में ही आता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको हम करने का प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो प्रयत्न और प्रयास हमें अपने आगे के लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए लिखी हैं, उनको जानिए। अलप प्राण का अर्थ होता है छोटा, कम। महाप्राण का अर्थ होता है बड़ा अर्थात ज्यादा। कुछ मतलब स्वर या व्यंजन को बोलते वक्त मुख से हवा कम बाहर निकलती है तो वो अलप प्राण में गिने जाते हैं। जब कुछ व्यंजनों को बोलते समय हवा मुख से अत्यधिक रूप में बाहर आती है, उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। अब महाप्राण में कौन से व्यंजन स्वर आएंगे या अलप प्राण में कौन से आएंगे, इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इनके उत्तर भी आप मुझे अवश्य दीजिए। अगली वीडियो में हम करेंगे यण और गुण संधि के बारे में। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ। हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अच्छे से कमेंट करें, प्रतियोगिता में हिस्सा लें, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, अपने भाव अवश्य प्रदर्शित करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लगे। और अभी हाल ही में हमने विक्रम बेताल कहानियों का छोटा सा एक किस्सा शुरू किया है, उसको अवश्य देखें, बच्चों को दिखाएं, मेरी बात में, मेरी भाषा में सीखें, समझें और जानें। हाँ, उन कहानियों के उत्तर अवश्य दें। छोटे बच्चों द्वारा दिलवा दें, जो कि भी सीखना भी चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके द्वारा। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में यण संधि के साथ और गुण संधि के साथ। तब तक के लिए राम राम, आदाब, सलाम, जय जिनेन्द्र।